यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के बाद है एफएमएम मॉडल, मतलब फ्लूइड मोजेक मॉडल, इसको हिंदी में बोलते हैं तरल मोजेक मॉडल। ये किसके द्वारा दिया गया? सिंगर और निकोलसन के द्वारा 1974 ईस्वी में दिया गया। ठीक है, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल की कमियों को ध्यान में रखते हुए सिंगर तथा निकोलसन ने 1974 में जीवद्रव्य कला का फ्लड मोजेक मॉडल प्रस्तुत किया। ठीक है, जो सर्वाधिक मान्य तथा उपयुक्त मॉडल था। इस मॉडल के अनुसार इन्होंने क्या बताया कि जो जीवद्रव्य कला या सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड्स तथा प्रोटीन की बनी होती है। लिपिड्स के अणु अर्ध तरल अवस्था में रहते हैं तथा स्माकल प्रोटीन्स के साथ मोजेक सांचे में व्यवस्थित होते हैं। इकाई कला की भांति प्रोटीन्स लिपिड अणुओं को आच्छादित कर सैंडविच नहीं बनाते हैं। मतलब यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में क्या था, बाहर की तरफ तो दोनों तरफ क्या थी, प्रोटीन थी, और अंदर की तरफ क्या थी, लिपिड थी। तो इस मॉडल में क्या होता है कि पूरा जो पोर्शन होता है वो तो लिपिड का होता है। ठीक है, और उसमें कहीं कहीं क्या उपस्थित होती है, प्रोटीन उपस्थित होती है, जिससे क्या हो जाता है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसका आकार एक चितकबरी स्ट्रक्चर दिखाई देने लग जाती है। ठीक है, इसीलिए मोजेक का मतलब भी क्या होता है, चितकबरा होता है। तो मतलब इस मॉडल में उसकी तरह क्या होता है, सैंडविच नहीं बन पाता है। ठीक है, इकाई कला की भांति प्रोटीन्स लिपिड अणुओं को आच्छादित कर, ये हो गया। वरण प्रोटीन गोलाकार आकृति के होते हैं जो अर्ध तरल लिपिड्स को की द्विपरत में आंशिक या पूर्ण रूप से अंतः स्थापित होते हैं। लिपिड परत में धसे हुए प्रोटीन को स्माकल प्रोटीन होती है, स्माकल प्रोटीन कहते हैं, जो कितना होता है, 70% भाग बनाता है, तथा लिपिड की सतह पर सीमित रहने वाले प्रोटीन्स को परिधीय प्रोटीन्स कहते हैं, जो 30% भाग बनाता है। मतलब ये तो मैंने जो सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर बताई थी उसमें बता ही दिया था कि जो अंदर जो प्रोटीन उपस्थित होता है उसको आंतरिक प्रोटीन या स्माकल प्रोटीन बोलते हैं, और जो बाहर जो प्रोटीन उपस्थित होती है उसको परिधीय प्रोटीन या बाह्य प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, स्माकल या आंतरिक प्रोटीन को आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। मतलब जो प्रोटीन अंदर की ओर उपस्थित होती है उसको हम अलग नहीं कर सकते, लेकिन जो परिधि की ओर जो प्रोटीन उपस्थित होती है इसको प्रोटियोजेज एंजाइम की सहायता से आसानी से अलग किया जा सकता है। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में हमने पढ़ ही लिया था। जीवद्रव्य कला में वसाएं अधिकतर ग्लाइकोलिपिड्स तथा फास्फोलिपिड्स प्रकार की होती है। लिपिड्स द्विपरत में ध्रुवणता पाई जाती है, अर्थात द्विपरत में वसा अणु इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि इनका जलप्रिय सिर भाग बाहर की ओर जबकि जल विरागी पुच्छ भाग अंदर की ओर होता है। मतलब सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में मैंने ये भी बताया था कि जो लिपिड होते हैं उसके दो भाग होते हैं, हेड पार्ट एंड टेल पार्ट। जो हेड पार्ट होता है वो बाहर की तरफ स्थित होता है और जो टेल पार्ट होता है वो अंदर की तरफ स्थित होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक नंबर के क्वेश्चन में ये पूछ सकते हैं कि संक्रमण तापक्रम किसे कहते हैं। तो देखो, संक्रमण तापक्रम क्या होता है, तापक्रम बढ़ने पर लिपिड अणुओं की ध्रुवीय अवस्था भंग हो जाती है और ये तरल अवस्था में आ जाते हैं। जिस तापक्रम पर वसा परतें अव्यवस्थित होकर तरल हो जाती हैं उस तापक्रम को क्या कहते हैं, संक्रमण तापक्रम कहते हैं। ठीक है, ये देखो एफएमएम मॉडल का डायग्राम है, ये क्या है, लिपिड के स्तर है। ठीक है, और ये बीच बीच में क्या है, स्माकल प्रोटीन उपस्थित है, और ये जो बाहर की ओर है ये क्या है, परिधीय प्रोटीन है। ये तो कितना परसेंट भाग बनाती है, 70% भाग बनाती है, और ये 30% भाग बनाती है। अब ये संरचनाएं हैं, ये क्या है, ये देखो, इसमें परिधीय तथा स्माकल प्रोटीनों के वे भाग जो वसा परत से ऊपर निकले रहते हैं उन पर शर्करा अणुओं की श्रृंखलाएं जुड़ी रहती हैं। प्रोटीन तथा शर्करा श्रृंखलाओं के योग को ग्लाइकोप्रोटीन्स कहते हैं। मतलब जो ये प्रोटीन्स होते हैं इन पर क्या, प्रोटीन्स प्लस शर्करा की ये जो श्रृंखलाएं हैं ये प्रोटीन्स प्लस शर्करा की होती हैं। ठीक है, इनको दोनों को मिक्स करके क्या बोलते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स बोलते हैं। और इन ग्लाइकोप्रोटीन्स की जो श्रृंखला होती है इनको मिश्रित रूप से क्या बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स द्वारा जीवद्रव्य कला के विभिन्न कार्यों का संपादन होता है, जैसे जीवद्रव्य कला की सुरक्षा करना, पारगम्यता बढ़ाना, परासरण तथा विसरण क्रियाओं का निर्धारण करना, विभिन्न प्रकार की कलाओं को विशिष्टता बनाए रखना, कोशिका आसंजन का, पृथक्कीकरण का तथा मतलब सिंगर और निकोलसन ने क्या बताया कि जो फ्लड मोजेक मॉडल होता है उसके अनुसार जीवद्रव्य कलाएं क्या होती हैं, अर्ध तरल गत्यात्मक। अर्ध तरल मतलब आधी तो ठोस होती हैं और आधी क्या होती है, तरल होती हैं। जैसे ये जो लिपिड का भाग होता है ये तो क्या होता है, तरल अवस्था में पाया जाता है, और ये जो प्रोटीन का भाग होता है ये ठोस अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, और जैसे अर्ध तरल अवस्था में पाया जाता है। गत्यात्मक मतलब कुछ सिलेक्टिवली मेम्ब्रेन होती है, कुछ जो चुने हुए अणु हैं उनको ही अपने अंदर से पार होने देती है, इसलिए ये क्या होती है, गत्यात्मक होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, सेल मेम्ब्रेन के कार्य में
वैसे तो हमें मतलब कुछ ही दिए हैं, जैसे सक्रिय परिवहन दिया है, निष्क्रिय परिवहन दिया है, एंडोसाइटोसिस दिया है, एक्सोसाइटोसिस दिया है, ठीक है। तो इसके क्या क्या कार्य होते हैं? पारगम्यता तथा कला परिवहन में इसके क्या कार्य होते हैं? पहला होता है विसरण, सरल विसरण, दूसरा होता है सुगमित विसरण, तीसरा होता है प्रासरण। प्रासरण में दो क्रियाएं होती हैं, अंतः प्रासरण मतलब एंडो ओस्मोसिस और बाह्य प्राशरण मतलब एक्सो ओस्मोसिस, ठीक है। नेक्स्ट है सक्रिय परिवहन, फिर है सह परिवहन, फिर है आस्य परिवहन। आस्य परिवहन में भी दो क्रियाएं होती हैं, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में भी दो क्रियाएं होती हैं, कोशिका पयन और भक्षकाणु क्रिया, और एक्सोसाइटोसिस में होती है कोशिका वमन, ठीक है। 2 नंबर इसका जो सेल मेम्ब्रेन का जो कार्य होता है वो है कोशिका की रक्षा करना। 3 नंबर कार्य है इसका विभाजन तथा संगलन। 4 नंबर है इसका पुनरुद्भवन तथा मरम्मत करना। 5 नंबर इसका कार्य होता है कोशिका अभिज्ञान। 6 नंबर इसका कार्य होता है श्रवण का। 7 नंबर होता है ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण का। इसमें जो हमारे जो यूनिट है उसमें जो टॉपिक दिए हैं उसमें हम पढ़ेंगे एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस और एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।